हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की क्लास चल रही है और इससे पहले हमने पहली क्लास में जो है 15 क्वेश्चंस को क्लियर किया था और उससे आगे की क्लास मतलब जो क्वेश्चंस हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह क्लास जो है 1 to 5 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और यह क्लास बाइलिंगुअल रहेगी और आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन क्या है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा हानि होती है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी लॉस इन वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर तक जाते हैं तो हमारी ऊर्जा का कितना लॉस होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर ठीक से ना पढ़ा जाए और ना समझा जाए तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ज्यादातर लोग जो है इसका आंसर देंगे 10%, क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ा है ऊर्जा का लिंडमैन का जो है 10% का नियम। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है? 10% का नियम किसका है? तो लिंडमैन ने दिया है। लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया है। अब 10% ऊर्जा का नियम है क्या? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो कितना होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10%। कितना होगा? तो 10% होगा। आइए इसमें समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर है, यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे, इनके द्वारा जो है 100% एनर्जी ली गई। किसके माध्यम से? तो सूर्य के माध्यम से, सन के माध्यम से जो है एनर्जी ली गई। ठीक है, कितनी आई? 100%। अब 100% से इनके पास में 100% का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10%। इनके पास में मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किस पे निर्भर होते हैं? तो प्रोड्यूसर पे, यानी कि उत्पादक पे। ठीक है, ये क्या है? उत्पादक। उत्पादक पर निर्भर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, अब इनके पास में 10% एनर्जी गई। इनके पास में जो पेड़ पौधे थे, उत्पादक थे, इनके पास में 100% थी, परंतु 10% का नियम क्या कहता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। मतलब एनर्जी 10% ही स्थानांतरित होगी। ऐसे यहाँ पे देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर ने जो भी कलेक्ट किया, जो भी एनर्जी ली, 10% है। अब 10% का भी 10% निकालना है। ठीक है, जैसे 10% का हमें क्या निकालना है? 10% निकालना है। तो नीचे हम 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, बचा कितना हमारा? 1%। अब 1% एनर्जी जो है किसके पास में पहुंची? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में पहुंची। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में इनको कौन खाता है? टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, अब टर्सरी कंज्यूमर के पास में 1% का भी 10% निकाला गया तो कितनी पहुंची उसके पास में एनर्जी? 0.1%। ठीक, तो जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस का खाते हैं, उनके पास में केवल 0.1% एनर्जी पहुंचती है। सबसे ज्यादा किसके पास में एनर्जी आ रही है? तो उत्पादक के पास में। अब उत्पादकों के पास में सबसे अधिक एनर्जी आएगी तो इनकी संख्या भी सबसे अधिक होगी। ये बात याद रखनी है। अब ये 10% क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10% डिक्रीज, 10% हमारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो लॉस को कितना, मतलब इसमें पूछा गया है कि एनर्जी लॉस कितनी की। अब देखिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे तो 100% इनके पास थी, अब यहाँ पे गई तो लॉस कितना का हुआ? 90 का। 10% ही तो ट्रांसफर हुई, 90% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे 10% ही एनर्जी क्या हुई? ट्रांसफर हुई, परंतु 90% का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक, तो यह क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितने परसेंट ऊर्जा की हानि होती है? क्या होता है? लॉस होता है। तो 90%। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
आई होप आप लोग ये वाला जो मैं डायग्राम है इससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडमैन का 10% का नियम ऊर्जा स्थानांतरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोगों का। क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन किसके सदस्य हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जो है वह किसके सदस्य हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर्स ऑफ, तो ये हमारे किसके हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के हैं, यानी वन पारिस्थितिक तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम जलीय पारिस्थितिक तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, नन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है कौन, तो फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन है क्या, जैसे लैंड पे यानी जमीन पर हम लोगों की श्रृंखला चलती है, यानी खाद्य श्रृंखला चलती है, कहां से स्टार्ट होती है, उत्पादक से। तो उसी प्रकार से ओशियन यानी कि समुद्र के अंदर भी खाद्य श्रृंखला चलेगी, और इसमें उत्पादक क्या होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक होंगे। ठीक है, एल्गी हो गया, काई हो गई, मॉस हो गया, ये सब क्या होंगे, उगेंगे। अब इनको जो है, ये क्या हमारे शैवाल है एक तरह के, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, शैवाल। एक सेकेंड, फाइटोप्लैंक्टन है जो है वो शैवाल है, और शैवाल को जो है जूप्लैंक्टन यानी कि छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाया, अपना भोजन बनाया। अब इन छोटे छोटे कीड़ों को जो है कौन खाती है, छोटी मछली, और छोटी मछली को वही कौन खाएगी, बड़ी मछली, बड़ी मछली को खाएगी शार्क, और शार्क को खा जाएगी व्हेल। इस प्रकार से क्या चलती है, ये एक फूड चेन चल रही है हम लोग की। ठीक है, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि खाद्य श्रृंखला जो होती है वो एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, और यह सरल होती है, जबकि खाद्य जाल जो है यानी फूड वेब वो कॉम्प्लेक्स होती है, कठिन होती है। तो एक्वाटिक एनिमल में दो शब्द मिलेंगे आपको, एक फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन मतलब जीव जंतु छोटे मोटे, और फाइटोप्लैंक्टन में मतलब पेड़ पौधे, वो भी छोटे छोटे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोटिक पानी का उदाहरण है, लोटिक पानी का उदाहरण है, लोटिक वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो लोटिक और लेंटिक दो शब्द हैं, इनको आइए समझ लेते हैं हम। लोटिक सिस्टम, लोटिक सिस्टम क्या है, तो टिपिकली वेस्ट अराउंड फास्ट मूविंग रिवर और स्ट्रीम्स, इज होम टू reptiles including snakes and अब लोटिक और लेंटिक क्या क्या होते हैं, तो इनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लोटिक क्या है, लोटिक और लेंटिक, लोटिक और लेंटिक, लोटिक क्या होते हैं, जो लुढ़कते हुए, याद कराने के लिए बता रहे हैं, जो बहता हुआ जल होता है वो कहलाता है लोटिक। क्या कहलाएगा, बहता हुआ जल, बहता हुआ जल। अब बहता हुआ जल कहाँ पे होगा, तो झरना हो गया, नदी हो गई। ठीक, ये क्या हमारे होंगे, बहते हुए जल है। ठीक है, लेंटिक जल मतलब ये रुका हुआ जल कहेगा, रुका हुआ जल, ये कहलाते हैं हमारे तो लेंटिक। कौन कौन से हो जाएंगे, तालाब, पोखर, ठीक है, झील, झील भी इसमें भी आएगी, ये सब क्या हो गए, तो लेंटिक। तो हमें बताना है लोटिक, लोटिक मतलब लुढ़कता हुआ। ओशियन रुका हुआ है, झील भी रुकी हुई है, तालाब भी रुका हुआ है, परंतु जो रिवर है वो हमारी लुढ़कती रहती है, मतलब बहती रहती है।
ठीक है, मूविंग करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मृत जंतुओं को, क्या है, मृत जंतुओं को खा जाने वाले जंतुओं को कहा जाता है। अब मृत जो जीव है उनको भी खा जाने वाले जीवों को क्या कहा जाएगा? पैरासाइट यानी कि परजीवी, डिकम्पोजर अपघटक, स्कैवेंजर यानी मैला ढोने वाले या मुर्दा का होड़, ओमनीवोरस यानी कि सर्वव्यापी यानी सर्वाहारी। अब मृत जीव जंतुओं को जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक है, और स्कैवेंजर यानी कि पृथ्वी के मेहतर भी इनको कहा जाता है, यानी गंदगी को क्या करते हैं? ये साफ करते हैं। ठीक, जैसे कि यह देखिए यहाँ पे एक काऊ जो है, मतलब कोई भी एक जानवर जो मर गया है उसको किसने खा लिया? ये बाज बैठा हुआ है, गिद्ध जो है इसने इसको खा लिया। ठीक है, अब गिद्ध क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, बैठ के पचा रहा है इसको। तो वेस्ट मटेरियल को किसने खाया? तो इसने खाया। ठीक, इन्हीं को कहते हैं स्कैवेंजर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर या फिर प्रकृति के मेहतर। ऑप्शन डी इसका, सी इसका सही हो जाएगा, स्कैवेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में होने वाले जंतु डोरमेसी को कहा जाता है, यानी गर्मियों में होने वाली जंतु डोरमेसी को कहा जाता है। एनिमल डोरमेसी टॉकिंग प्लेस इन द समर इज कॉल्ड हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, छलावरण और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है इसको? तो एस्टिवेशन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? अब पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के चक्रण को क्या कहेंगे? व्हाट इज द साइकिल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉल्ड? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगार्भिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। बायोलॉजिकल साइकिल, केमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल या फिर जियोकेमिकल साइकिल। तो क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल यानी जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक, अब ये क्या है? जैसे हम जल का ही ले लें, एक जैव भू रासायनिक चक्र को समझने के लिए हम जल का ले रहे हैं एग्जाम्पल, यानी कि WHO, मतलब जो हमारा H2 है वाटर, उसका ले रहे हैं। भले हमारे पूरे, ये हमारा क्या है, एक सेकंड रुकिए आप लोग, ये हमारी लैंड है और लैंड के पास में ये हमारा क्या है? जल भरा हुआ है। ठीक, अब लैंड पे क्या होगा? पेड़ पौधे भी उगेंगे, बिल्डिंग भी होगी, तो हमारी बिल्डिंग भी बना दे रहे हैं, चिमनी भी होगी, मतलब फैक्ट्रियां भी होंगी, तो चलिए फैक्ट्रियां भी बना दे रहे हैं, धुआं निकल रहा है इनसे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बना दे रहे हैं हम लोग, चलिए बिल्डिंग भी बना दिए। अब क्या होंगे? इस पे पेड़ पौधे भी होंगे ना, तो चलिए पेड़ पौधों को भी बना दे रहे हैं, तो हमारे क्या हो गई? ये पेड़ पौधे भी उगा दिए हमने। ठीक, अब इसके लिए क्या चाहिए हमें? सन चाहिए, यानी कि सूरज। चलो तो सूरज को भी बना दे रहे हैं, सूरज यानी कि सन भी बन गया हमारा। अब सन से क्या निकलती है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। अब सन से जब एनर्जी निकलेगी, ठीक है, हम पूरा वाटर साइकिल समझ रहे हैं। सन से एनर्जी निकली,
ये एनर्जी आई, तो एनर्जी यहाँ पे भी आएगी, एनर्जी इनके पास भी आएगी और एनर्जी यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आई और ये क्या हमारा H2O यानी कि जल है। अब भी यहाँ पे क्या हुआ हमारा, तो बाष्पीकरण हुआ, मतलब ये हीट हुआ, बॉयल हुआ, वाटर गर्म हुआ और गर्म होने के बाद में जलवाष्प बना। क्या बना, जलवाष्प, और जलवाष्प के रूप में ऊपर उठ गया। जलवाष्प के रूप में जल क्या हुआ, ऊपर उठा, जल ऊपर उठ के जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जल वाष्प, जल वाष्प यानी कि ये क्या हो हमारा वाटर वेपर, जल वाष्प है। ठीक है, अब ये ऊपर उठेगा, तो जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने के बाद में ये ठंडा होगा, कंडेंसेशन होगा यानी कि संघनन की क्रिया होगी, और संघनन की क्रिया करने के बाद में ये बन जाएंगे बादल। क्या बन गया, बादल। और बादल बनने के बाद में ये क्या होंगे, फिर से नीचे बरसने लगेंगे। अब क्या कर रहे हैं, नीचे बरस रहे हैं, यहाँ पे भी बरसेंगे, हर जगह बरसेंगे। तो अब पानी हमारा ऊपर गया जलवाष्प के रूप में, फिर से नीचे आ गया इसके ऊपर, तो यहाँ पे पहुंच गया। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं, ये पेड़ पौधे हैं, तो आप लोगों ने एक प्रोसेस सुनी होगी बाष्पोत्सर्जन। देखो यहाँ पे क्या किया गया, बाष्पीकरण, और पेड़ पौधे में होता है बाष्पोत्सर्जन, यानी कि पत्तियों से जल को सोखने का काम करते हैं। यहाँ से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हुई, जल जो है जलवाष्प बनकर ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद में क्या बन गया, बादल, और बादल के माध्यम से क्या बने, नीचे आए, बूंद के रूप में, वर्षा के रूप में बरसात हुई। और ये बहकर जो है जल जो है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, इस तरह से यहाँ से ग्राउंड वाटर भी जाएगा कहाँ पे, समुद्र में, और सरफेस वाटर भी नदी में, नदी के बाद में पहुंच जाएगा समुद्र में। अब यह साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। ये केवल मैंने बताया वाटर साइकिल, जल की साइकिल। ऐसी कार्बन साइकिल भी होगी, फास्फोरस साइकिल भी होगी, नाइट्रोजन साइकिल भी होगी। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं चलती हैं इसको कहते हैं जल भू रासायनिक चक्र। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे कि जब जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का कारण है। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू, अम्लीय वर्षा के कौन कौन से कारण है, तो दो गैसें होती हैं। ठीक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये देखिए ये क्या बने हुए, बादल हैं, और बादल में बरसात होगी, और वातावरण के अंदर मतलब जो वायुमंडल है उसके अंदर H2SO4 या HNO3 जो है वो क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये बरसात होगी तो अपने साथ में क्या लेके आएंगे, जैसे वातावरण में आया तो इसके साथ में ये भी चीजें आएंगी, और जब ये गिरेंगी तो इससे क्या होगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा जो है कई चीजों के लिए हानिकारक है। जैसे ये पेड़ पौधे आप लोग देख रहे हो, ये कैसे हो गए, बंजर हो गए हैं। अम्ल जब इस पे गिरेगा तो क्या होगे, पत्तियां झड़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद में ये जो जैसे हमारा ताजमहल का ऑप्शन ले लिए, ताजमहल, ताजमहल हो गया, या जो भी संगमरमर की चीज होती है उनके कलर को क्या कर देती है, भद्दा कर देंगे, पीला कर देंगे। और जो पत्थर होते हैं या चट्टानें होती हैं उसको गला देते हैं ये अम्लीय वर्षा। तो इस वजह से इसको जो है कहा जाता है पत्थरों का कोड़। ठीक है, क्या कहा जाता है, पत्थरों का कोड़ भी कहा जाता है अम्लीय वर्षा को। इसको भी लिख लेना, पत्थरों का कोड़ कहा जाता है। कोड़ मतलब समझ रहे होगा ना आप लोग। ठीक है, पत्थरों का कोड़ कहा जाता है। अब देखिए आपको इवोपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया बताई थी। यहाँ से जल जा रहा है जलवाष्प के रूप में, और जो चिमनी भट्टे वगैरह है इनसे NO2 निकल रही है, SO2 निकल रही है।
ये गई, जलवाष्प भी गया, आपस में जाके क्या बने, यहाँ पे बादल बने। बादल तो वैसे भी बनेंगे जलवाष्प के माध्यम से, परंतु ये एक्स्ट्रा की चीजें पहुंच गई। अब ये बादल बन के यहाँ पे बरसने लगे, तो यहाँ पे अम्लीय मतलब वर्षा के पानी में H2SO4 और HNO3 मिलकर बरसने लगे, यही क्या कहलाया हमारा अम्लीय वर्षा कहलाई। और अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो हमारी कौन कौन सी हैं, NO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि ताजमहल को मुख्य रूप से किसके हानिकारक प्रभावों से खतरा है, यानी कि ताजमहल को किससे खतरा है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो किससे होगा सबसे ज्यादा खतरा, तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और NO2, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये क्या है, अम्लीय गैसें हैं, अम्लीय गैसें। और ये जब वर्षा के पानी में मिलेंगी तो क्या बनेगी, अम्लीय वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा। और यह अम्लीय वर्षा जब पत्थर पे गिरेंगी तो पत्थरों को क्या कर देंगे, गला देंगे। तो इसी को कहते हैं पत्थरों का कोड़। स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, एसिड रेन हैज ए पीएच ऑफ। तो पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन। भी पीएच मतलब बताते हैं, पीएच की खोज जो है, मतलब इसकी खोज किसने की है, तो सोरेनसन ने की है, सोरेनसन। इसके माध्यम से इन्होंने एक स्केल निकाली और स्केल में उन्होंने जो है एक बेस माना, मतलब एक लाइन मानी और उसको कितना माना इन्होंने, तो 7 माना न्यूट्रल। और इसको 0 से स्टार्ट किया और 14 को एंड किया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 7 है उसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे उदासीन। और जो 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, उसे कहेंगे अम्लीय। और जो 7 से अधिक होगा उसे कहेंगे क्षारीय। तो अम्लीय वर्षा जो है हमारी होती है, तो उसमें भी पहले ही बोल रहा है अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा कितनी होगी, 7 से कम। ग्रेटर देन यानी 7 से अधिक, लेस देन 7 से कम, 7 नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम।